नमस्ते और स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की पड़ताल करने वाली हैं। जी, ये वो कहानी है कि क्या होता है जब सड़क पर लड़ने वाला एक आंदोलन अचानक सरकार चलाने लगता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 1937 से 1939 के बीच के उन 28 महीनों की। हाँ, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आप कह सकते हैं सत्ता का स्वाद चखा। और ब्रिटिश भारत के कई प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। जी, तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि जब क्रांतिकारी प्रशासक बन जाते हैं तो होता क्या है। हाँ, क्या ये एक सफल प्रयोग था, एक बड़ी भूल थी या कुछ और ही था? ये वाकई एक अनोखी कश्मकश थी। मतलब एक तरफ आज़ादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष चल रहा था। और दूसरी तरफ उन्हीं के सिस्टम में रहकर शासन करना था। सही कहा। तो कांग्रेस ने इस दोहरी भूमिका में संतुलन कैसे बनाया, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1937 में चुनाव हुए और कांग्रेस ने बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत जैसे बड़े-बड़े सूबों में बहुमत हासिल कर लिया। जी, एक बड़ी जीत थी। लेकिन सरकार बनाने से पहले गांधी जी ने कांग्रेसियों को एक बड़ी दिलचस्प सलाह दी। उन्होंने कहा कि इन पदों को कांटों का ताज समझना। बिल्कुल, उनका नजरिया बहुत बहुत साफ था। क्या मतलब था उनका? वो चाहते थे कि कांग्रेसी इन कुर्सियों से चिपके नहीं। उनका मानना था कि ये सत्ता तो आजादी के लक्ष्य को पाने की रफ्तार तेज करने का सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं। अच्छा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इन दफ्तरों का इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए करो जिसकी उम्मीद अंग्रेजों ने कभी सपने में भी ना की हो। ये तो बड़ी क्रांतिकारी सोच थी। और कोई सलाह थी उनकी? हाँ, एक सलाह तो बहुत ही आदर्शवादी लगती है आज के समय में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह साबित करना चाहिए कि वो कम से कम पुलिस और सेना की मदद से राज चला सकती है। मतलब लोगों के भरोसे पर, डंडे के जोर पर नहीं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो सत्ता को किस नजर से देखते थे। और सत्ता में आते ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। हम्म। हमारे स्रोत बताते हैं कि लोगों में एक जबरदस्त जोश था। हाँ, ऐसा लगा जैसे सालों से दबी हुई कोई ऊर्जा अचानक बाहर आ गई हो। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? किस चीज पर ध्यान दिया? सबसे पहले उन्होंने उन कानूनों पर हमला किया जिन्हें अंग्रेज आम हिंदुस्तानियों को दबाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छा। नागरिक आजादी की बहाली वो उनका पहला और सबसे बड़ा काम था। जैसे कि? कोई उदाहरण है स्रोत में? हाँ, कई हैं। जैसे हिंदुस्तानी सेवा दल और यूथ लीग जैसे कई राष्ट्रवादी संगठनों पर जो पाबंदी लगी हुई थी, उसे हटा दिया गया। हाँ, उसे हटा दिया गया। प्रेस की आज़ादी वापस दी गई। जिन अखबारों को अंग्रेजों ने ब्लैकलिस्ट कर रखा था, वो फिर से छपने लगे। ये बहुत बड़ा कदम था। और मुझे एक बात और दिलचस्प लगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरकार ने लोगों के जो हथियार और लाइसेंस जब्त कर लिए थे उन्हें भी वापस कर दिया गया। जी, ये तो सीधा सीधा अंग्रेजी राज के अधिकार को चुनौती देने जैसा था। बिल्कुल। और ये सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव था। कैसे? पहली बार लोगों ने महसूस किया कि सरकार डराने के लिए नहीं बल्कि अधिकार देने के लिए भी हो सकती है। आप कह सकते हैं कि ये स्वराज का एक ट्रेलर जैसा था। पुलिस की जासूसी बंद हो गई, राजनीतिक कैदी रिहा होने लगे। तो आम आदमी को लगा कि अब हवा बदल रही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कहानी कभी इतनी सीधी नहीं होती है ना? हम्म। क्या नागरिक आज़ादी के मामले में सब कुछ शानदार ही था? नहीं, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा होने लगता है। स्रोत बताते हैं कि कुछ मौकों पर कांग्रेस सरकारों ने भी वही तरीके अपनाए जिनकी वे विपक्ष में रहते हुए आलोचना करते थे। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब क्या किया उन्होंने? जैसे मद्रास सरकार ने समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली को एक भड़काऊ भाषण के लिए गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। हाँ, बाद में उन्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन गिरफ्तारी तो हुई। इसी तरह एक और समाजवादी नेता एस.एस. बाटलीवाला को राजद्रोह के आरोप में 6 महीने की सजा दी गई। ये सुनने में कितना अजीब लगता है। और सोर्स में एक और बात है, मुंबई के गृह मंत्री के.एम. मुंशी ने, हाँ, उन्होंने कम्युनिस्ट और वामपंथियों पर नजर रखने के लिए सीआईडी का इस्तेमाल किया। जी। मतलब जिस सीआईडी से कांग्रेसी खुद परेशान थे, अब वही सीआईडी एक कांग्रेसी मंत्री अपने ही देश के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। सत्ता वाकई इंसान को। यही तो सत्ता का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जब आप आंदोलन में होते हैं तो हर विरोध जायज लगता है, पर जब आप सरकार चला रहे होते हैं तो वही विरोध आपको कानून व्यवस्था की समस्या लगने लगता है। हाँ, ये तो है। कांग्रेस इस दुविधा में बुरी तरह फंस गई थी। वो एक ही साथ आंदोलन भी थी और सरकार भी, और इन दोनों भूमिकाओं में तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल था। तो नागरिक आजादी के मोर्चे पर तो एक मिलीजुली तस्वीर दिखती है, लेकिन भारत की असली लड़ाई तो पेट की थी, जमीन और मजदूरी की। बिल्कुल। लोगों को उम्मीद थी कि अब कांग्रेस आ गई है तो जमींदार जाएंगे, लगान माफ होगा।
इस मोर्चे पर कांग्रेस सरकारें क्या कर पाईं? उम्मीदें तो आसमान पर थीं, लेकिन जमीन की हकीकत बहुत जटिल थी। कांग्रेस चाहकर भी जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई। ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस हमेशा से किसानों की बात करती थी, तो फिर सत्ता में आकर वो ये बड़ा कदम क्यों नहीं उठा पाई? क्या उनके हाथ बंधे हुए थे? शुरुआत इसके कई कारण गिनाता है। पहली बात, ये प्रांतीय सरकारें थीं, इनके पास शक्तियां और पैसा दोनों सीमित थे। ठीक है। दूसरी बात, कांग्रेस की एक रणनीति ये भी थी कि जमींदारों जैसे ताकतवर तबकों को सीधे सीधे दुश्मन न बनाया जाए, उन्हें फिलहाल शांत रखा जाए। और समय की भी कमी थी शायद। हाँ, समय भी बहुत कम था। 1938 आते आते यूरोप में जंग के बादल मंडराने लगे थे। स्रोत बताता है कि कुछ प्रांतों में जो विधान परिषद थी, मतलब आज की राज्यसभा जैसा ऊपरी सदन, अच्छा। उसमें जमींदारों और साहूकारों का दबदबा था। कोई भी बड़ा कानून पास करने के लिए उनका साथ जरूरी था, और वे अपनी ही जड़ें काटने वाला कानून क्यों पास होने देते? तो मतलब किसानों के हाथ पूरी तरह खाली रहे, कुछ भी नहीं मिला उन्हें? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इन सभी बाधाओं के बावजूद सरकारों ने कर्ज माफी, लगान कम करने और किसानों को जमीन से बेदखल होने से बचाने के लिए कई कानून बनाए। लेकिन इसमें भी कोई पेच था। हाँ, यहाँ एक पेच था। इसका फायदा ज्यादातर उन किसानों को मिला जिनके पास जमीन पर कुछ कानूनी हक थे, भले ही वो मालिक ना हो। अंग्रेजी में इन्हें स्टैट्यूटरी या ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स कहते हैं। और जो सबसे गरीब थे, मतलब जो बटाई पर खेती करते थे या भूमिहीन मजदूर थे, उनका क्या हुआ? उनकी जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया। सुधारों की पहुंच एक तरह से उन तक नहीं हो पाई। ये कांग्रेस सरकारों की एक बड़ी सीमा थी। किसानों की तरह ही मजदूरों को भी कांग्रेस से बहुत उम्मीदें होंगी। औद्योगिक मोर्चे पर क्या हुआ? वहां भी कहानी काफी उलझी हुई है। कांग्रेस का लक्ष्य था औद्योगिक शांति बनाए रखना। औद्योगिक शांति, इसका क्या मतलब था? मतलब वो मजदूरों और मिल मालिकों यानी पूंजीपतियों के बीच झगड़ा सुलझाने वाले पंच की भूमिका निभाना चाहती थी। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाया? यहीं पर कांग्रेस का एक और विरोधाभास सामने आया। जब मजदूरों ने अपनी मांगों के लिए हड़तालें की, तो कांग्रेस मंत्रालयों ने अक्सर उसे कानून व्यवस्था की समस्या की तरह देखा। आप ये कह रहे हैं कि जिन नेताओं पर अंग्रेज हड़ताल करने पर धारा 144 लगाते थे, हाँ, सत्ता में आकर वही नेता अब मजदूरों पर धारा 144 लगा रहे थे। ठीक यही हुआ। उन्होंने हड़तालें तोड़ने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल किया, नेताओं को गिरफ्तार किया। बंबई में तो 1938 में एक ट्रेड्स डिस्प्यूट एक्ट लाया गया, जिसे कई लोगों ने मजदूर विरोधी माना। तो वो एक तरह से अपने पूंजीपति समर्थकों और मजदूर वर्ग के बीच फंस गए। बिल्कुल, इस कश्मकश में वो फंस गए थे। एक तरफ समर्थक पूंजीपति, दूसरी तरफ मजदूरों का जनाधार। ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है। क्या पार्टी के बड़े नेता इस सबसे खुश थे? जैसे नेहरू का क्या नजरिया था इस पर? शोध बताता है कि नेहरू इन दमनकारी तरीकों से निजी तौर पर बहुत नाखुश थे। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। कहा, लेकिन पार्टी की इज्जत बचाने के लिए वो सार्वजनिक तौर पर मंत्रालयों का बचाव करते थे। ये पार्टी के अंदर की राजनीति और अनुशासन बनाए रखने के दबाव को दिखाता है। तो हमने नागरिक आजादी, किसान और मजदूरों की बात की। क्या सरकार चलाने के अलावा भी कांग्रेस कुछ कर रही थी? मतलब समाज सुधार की दिशा में क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां उन्होंने काफी काम किया। जैसे कुछ इलाकों में शराबबंदी लागू की गई, हरिजनों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए। अच्छा, मंदिरों में प्रवेश को लेकर? हाँ, मंदिरों में उनके प्रवेश के लिए कानून बने। उन्हें तालाबों और कुओं जैसी सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल का हक दिया गया। बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू हुई। और शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। प्राइमरी से लेकर तकनीकी और उच्च शिक्षा तक नए कार्यक्रम शुरू हुए। खादी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी गई। यहाँ तक कि जेलों के हालात सुधारने की भी कोशिश हुई। इन सब में सबसे दूर की सोच वाला कदम कौन सा था, आपको क्या लगता है? शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम था 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना। ये सुभाष चंद्र बोस ने बनवाई थी, है ना? जी, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सुभाष चंद्र बोस ने बनवाया था और इसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। इसी समिति ने असल में आजाद भारत के योजनाबद्ध विकास की नींव रखी। ये दिखाता है कि वो सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की भी सोच रहे थे। बिल्कुल। एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है, हाँ, वो ये है कि कांग्रेस सिर्फ सरकारी दफ्तरों से काम नहीं कर रही थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और यही बात इस दौर को खास बनाती है। कांग्रेस सरकार के भीतर और बाहर दोनों जगह काम कर रही थी। मतलब एक तरफ मंत्री कानून बना रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता जनता के बीच काम कर रहे थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को पढ़ाने लिखाने के अभियान चलाए, गांव में अपनी पंचायतें और कांग्रेस पुलिस स्टेशन तक बनाए। ये तो कमाल है।
मतलब वो सरकार में रहते हुए भी एक समानांतर व्यवस्था चला रहे थे। हाँ, एक तरह से वो सिर्फ अंग्रेजों की बनाई मशीनरी पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। वो सीधे जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहते थे। ये दिखाता है कि उनके दिल में वो अब भी एक आंदोलन ही थे। तो इन 28 महीनों का कुल हिसाब किताब क्या रहा? अक्टूबर 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? वे अपने पीछे कुछ सफलताएं, कुछ असफलताएं और कई नई चुनौतियां छोड़ गए। एक चुनौती तो पार्टी के अंदर ही पैदा हो रही थी। सत्ता हाथ में आते ही कांग्रेसियों के बीच खींचतान और पद का लालच भी दिखने लगा था। और पार्टी के बाहर सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम लीग की तरफ से आई। चुनावों में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी और सरकार में भी हिस्सेदारी नहीं दी। हाँ। इससे नाराज होकर लीग ने कांग्रेस के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में उन्होंने पीरपुर कमेटी बनाई थी, है ना? जी, 1938 में बनी इस कमेटी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कांग्रेस की सरकारों पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए। क्या आरोप थे? रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस शासित राज्यों में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनके धार्मिक मामलों में दखल दिया जा रहा है, हिंदी थोपकर उर्दू को दबाया जा रहा है और उन्हें आर्थिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। चाहे वो सच हो या नहीं, दोनों समुदायों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। बिल्कुल, इसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो इस 28 महीने के राज का आखिरी निचोड़ क्या है? क्या ये एक जीत थी? इसे जीत या हार में तौलना मुश्किल है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी सकारात्मक विरासत थी। इस दौर ने एक झटके में अंग्रेजों के उस घमंड को तोड़ दिया कि हिंदुस्तानी सरकार नहीं चला सकते। अच्छा, इसने ये साबित कर दिया कि भारतीय शासन करने में पूरी तरह सक्षम है। हाँ, पूरी तरह। और इसने लोगों के मन पर क्या असर छोड़ा? इसने लोगों को भविष्य के आजाद भारत की एक झलक दी। इसने ये भी दिखाया कि एक आंदोलन सत्ता का इस्तेमाल अपने लक्ष्यों के लिए कर सकता है बिना उस सिस्टम में पूरी तरह खोए। और कांग्रेस ने भी तो कुछ सीखा होगा इस अनुभव से। हाँ, कांग्रेस ने यह भी सीखा कि सरकार चलाना फूलों की सेज नहीं है। सभी लोगों की ऊंची ऊंची उम्मीदों को एक साथ पूरा करना लगभग नामुमकिन है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद ये साफ है कि कांग्रेस का 28 महीने का शासन सफलता या असफलता की कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक जटिल, उलझा हुआ, लेकिन शायद इतिहास का एक बेहद जरूरी प्रयोग था। इसे एक तरह की अग्रे परीक्षा कह सकते हैं। उन्होंने क्रांतिकारी आदर्शों और सरकार चलाने की जमीनी मुश्किलों के बीच की खाई का सामना किया, और वो भी अंग्रेजों के साये में। हाँ, उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के मैदान में बड़ी जीत हासिल की। लेकिन मजदूरों को दबाने के लिए उन्हीं दमनकारी कानूनों का इस्तेमाल भी किया जिनकी वो खुद कभी शिकार हुए थे। और अंत में एक विचार जिस पर सोचा जा सकता है, स्रोत में एक जगह जिक्र है कि 1939 तक कांग्रेसियों के बीच आपसी कलह, मौका परस्ती और सत्ता की भूख सतह पर आने लगी थी। तो ये एक जरूरी सवाल उठता है। हाँ, क्या सत्ता में ये छोटी सी पारी भविष्य के आजाद भारत के लिए एक जरूरी ट्रेनिंग थी जिसने नेताओं को शासन करना सिखाया, या फिर इसी पारी ने उन राजनीतिक चुनौतियों, अंदरूनी लड़ाइयों और सत्ता के लालच के बीज बो दिए जिनका सामना आजादी के बाद पूरे देश को करना पड़ा?